हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लिक्विडिटी समझाना चाहता हूं, क्योंकि ये मोस्ट ऑफनली इकोनॉमिक्स में यूज होता है ये टर्म लिक्विडिटी। हम समझेंगे हम कि लिक्विडिटी होता क्या है। देखो, अगर मैं आपको बताऊं कि आपको कहीं पे पैसे जमा करने हैं, आपको कहीं पे पैसे देने हैं, लाइक आपको एक ट्यूशन है, आप ट्यूशन में पढ़ते हैं, आपको ट्यूशन है, ट्यूशन में आपको फी जमा करना है, ठीक है ना। आप ये फी किस तरह जमा करेंगे? आप सीधे मनी को उठाएंगे और जमा करेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके पास अब गोल्ड है, लाइक और मनी नहीं है, गोल्ड अवेलेबल है आपके पास, या और कोई एसेट अवेलेबल है, और भी कोई एसेट है, लाइक प्रॉपर्टी है, लाइक आपकी कार है, लाइक कुछ भी, आप उसको बेचोगे और आप मनी उससे लोगे। मनी के बाद आप वो फी सबमिट करोगे। इससे मतलब ये निकलता है कि देखो, लिक्विडिटी मैं समझाता हूं कि लिक्विडिटी मतलब आपके पास फ्लो कितना है, आपके पास करंट इन हैंड जिसका कोई वैल्यू है वो कितना है। लाइक गोल्ड आपके पास है, एसेट्स आपके पास है, उनका भी वैल्यू है और मनी का भी वैल्यू है। लेकिन अगर मैं मनी के वैल्यू की बात करूंगा ना, ये इंस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट हो जाता है। मनी अगर आपके पास 1000 रुपीज है, आप 1000 उठा के ले जाओगे और उसको दे दोगे, मसला खत्म है। लेकिन अगर आपके पास गोल्ड है, ये गोल्ड आपको पहले मनी में कन्वर्ट करना है। मनी में कन्वर्ट करने के बाद आप ये ट्यूशन का फी करना ना पे कर सकते हो। अगर मैं एसेट की बात करूंगा, कोई भी एसेट आपके पास है, लाइक आपकी प्रॉपर्टी कोई है, वो प्रॉपर्टी आप मनी में पहले कन्वर्ट करोगे। मनी में कन्वर्ट करने के बाद आप वो ट्यूशन में फी सबमिट करोगे। तो इसका मतलब है कि जो मनी है ना, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं है चेंज करने की, मतलब कि वो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है। मनी मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। और उसी तरह अगर मैं गोल्ड की बात करूं और एसेट की बात करूंगा, ये लेस लिक्विड फॉर्म में है, ये उतने लिक्विड नहीं है जितनी मनी है। और अगर मैं बात करूंगा, मनी हैज द मोस्ट लिक्विडिटी, ये इटसेल्फ इज द मोस्ट लिक्विडिटी। अगर हम गोल्ड को बात करेंगे ना, हमें गोल्ड लिक्विडिटी में कन्वर्ट करना है, तो हमें इसको मनी में कन्वर्ट करना है। तो मतलब अगर जहां भी मैं लिक्विडिटी की बात करूंगा, मैं बात करूंगा मनी की कि मनी फ्लो कर रही है। लिक्विडिटी मार्केट में ज्यादा हो रही है, मतलब मनी ज्यादा हो रही है मार्केट में। और ना तो गोल्ड भी मार्केट में। मैं बताऊंगा, अगर एक इकोनॉमी में गोल्ड पड़ा है, बहुत गोल्ड पड़ा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लिक्विड नहीं है। फर्क उसी से पड़ता है, इन्फ्लेशन उसी से होती है, सारी चीजें इसी, वो सारे ना जो कंसेप्ट इकोनॉमी में आती है, ये सिर्फ होती है मनी से। और तभी हम बोलते हैं मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, और ये खुद में एक लिक्विड फॉर्म है। और इसी लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए हम बाकी एसेट्स को लाते हैं, उनको मनी में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म, गोल्ड उससे कम है, एसेट्स उससे कम है। तो जितना जल्दी आप किसी चीज को कन्वर्ट कर सकते हो मनी में, वो उतना लिक्विडिटी, वो उसकी उतनी लिक्विडिटी होगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अब हम सीधे मूव ऑन करते हैं हमारे मॉनेटरी पॉलिसी पे, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूंगा, मैं पहले देखूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी के रूट्स क्या है, उसके बाद हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे। पहले मैं देखूंगा कि मॉनेटरी पॉलिसी आती क्यों है, आती कहां से है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लाई जाती है, ये एक पॉलिसी है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, ये या बैंक्स की पॉलिसीज होती है, वो आप खुद समझेंगे अभी, जो रेगुलेट करती है इकोनॉमी को, रेगुलेट करती है इकोनॉमी को। इकोनॉमी को रेगुलेट करने का मतलब क्या है सर? प्राइसेस स्टेबल करती है, प्राइसेस स्टेबल करती है। अगर कहीं पे प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं तो हम एक पॉलिसी उधर पे ला रहे हैं, अगर कहीं पे प्राइसेस कम हो रहे हैं तो हम उधर पे भी पॉलिसी ला रहे हैं। चाहे ज्यादा हो रहे हैं प्राइसेस, चाहे कम हो रहे हैं प्राइसेस। अगर मैं प्राइसेस ज्यादा होने की बात करूंगा एक इकोनॉमी, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। अगर हम प्राइसेस कम होने की बात करूंगा मैं इकोनॉमी में, तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। दोनों केसेस पे हम पॉलिसीज लाते हैं, उन पॉलिसीज को बोलते हैं, एक पॉलिसी हम लाते हैं जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरी पॉलिसी हम लाते हैं जिसका नाम है फिस्कल पॉलिसी, ठीक है ना। ये समझ आ गया आपको मतलब कि अगर एक इकोनॉमी में पैसा ज्यादा हो रहा है, अगर ये इकोनॉमी एक है, अगर ये कंट्री एक है, इसमें पैसा ज्यादा हो रहा है, तो इसको पैसे को हम कम कैसे करेंगे? कौन से स्टेप्स हम उठाएंगे जिससे कि ये कम हो जाएगी इसकी लेवल? उसको हम बोलते हैं, उस पॉलिसी को मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी। बोथ पॉलिसीज आर यूज्ड टू रेगुलेट द इकोनॉमी और टू स्टेबलाइज द वैल्यूज इन द इकोनॉमी, टू स्टेबलाइज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। द पॉलिसीज आर द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिजिकल पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी में डिफरेंस क्या है मैं बताता हूं। अगर मैं इधर पे लिखूं मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी, दोनों पॉलिसीज क्या है? टू रेगुलेट, इनको रेगुलेट करना है, ये ना इकोनॉमी को रेगुलेट करना है, प्राइसेस स्टेबल करने हैं, इन दोनों पॉलिसीज को। अब मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई लाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये फिजिकल पॉलिसी जो है ना, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या मतलब है सर? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब ये तो आज हमारा टॉपिक नहीं है, इसलिए ये हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है ना। मैंने क्या बताया कि ये आरबीआई लाता है। मॉनेटरी पॉलिसी को इंट्रोड्यूस कौन करता है सर? आरबीआई करता है। ये पहली डिफरेंस है, और इसके बारे में भी एमसीक्यू पूछे गए हैं। सब आरबीआई क्या है सर? आरबीआई जो है ना, ये आरबीआई है एपेक्स बैंक। एपेक्स बैंक क्या है? ये बाप है,
बाप मैं इधर पे लिखूंगा, ये सारे बैंकों का बाप है। वो क्या मतलब होता है सर? अगर ये आरबीआई है, इसके बहुत सारे ब्रांच नहीं, बैंक्स इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जिनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। ये एक कमर्शियल बैंक, ये दूसरा, ये तीसरा, जैसे हमारा J&K बैंक है, स्टेट बैंक है, HDFC बैंक है, और कोई बैंक है, यस बैंक है। ये सारे बैंक्स रिलेटेड होते हैं टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वायर रिजर्व बैंक इज द एपेक्स बॉडी एंड ऑल द अदर बैंक्स आर द कमर्शियल बैंक्स। इसका मतलब क्या है? अगर कभी इनको पैसे जरूरत होंगे तो इनको ये आरबीआई से लेते हैं, और आरबीआई इनको रेगुलेट करता है। कैसे रेगुलेट करता है हम वो आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी मैं समझा रहा था आपको डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड द कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक्स जो हमारे आसपास इधर लोकेलिटी में जो भी बैंक्स होते हैं उनको हम कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं, और आरबीआई क्या है? आरबीआई उन सब बैंक्स का बाप है, चाहे कोई भी बैंक हो, उन सबको रेगुलेट करता है आरबीआई। जैसा आरबीआई बोलेगा बैंक्स को उसी तरह करना है, जैसा आरबीआई कहेगा वही करना पड़ेगा। और अगर इन केस बैंक्स को पैसे जरूरत होंगे या पैसे आते कहां से, वो सारा पैसा आता है आरबीआई से, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी मॉनेटरी पॉलिसी। देखो मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। यहां पे अगर मैं बात करूं मॉनेटरी पॉलिसी की, मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है, मैंने पहली बात बताई कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये दोनों पॉलिसी जो है ना, ये एक ही काम करती है, वो है रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी, ठीक है ना, रेगुलेशन ऑफ इकोनॉमी। और इन अदर वर्ड्स आई कैन से इट स्टेबलाइजेस प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। स्टेबलाइज प्राइसेस इन एन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है सर? अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा जा रहा है, ज्यादा पैसा जा रहा है इकोनॉमी में, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है ना। अगर पैसा कम हो रहा है इकोनॉमी में, तो मतलब डिफ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन के केस पे ये स्टेबलाइज प्राइस करता है, मतलब अगर किसी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ज्यादा होता है, ये उस वैल्यू को कम करता है। कम कैसे करता है? ये कुछ टूल्स इस्तेमाल करता है। अब अगर इकोनॉमी में पैसा कम आ रहा है, मतलब डिफ्लेशन हो रही है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम फ्लो हो रही है, तो ये उधर पे भी वो टूल्स इस्तेमाल करता है, वो मनी सप्लाई को स्टेबलाइज करने के लिए। देखो एक पॉइंट होता है जहां पे स्टेबलाइज होती है वैल्यूज। अगर मैं बात करूंगा एक पेन की, इस पेन का वैल्यू है 10 रुपीज। अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो इस पेन का वैल्यू हो जाएगी 15 रुपीज एग्जाम्पल। तो अगर डिफ्लेशन हो रही है, इस पेन की वैल्यू हो जाएगी 5 रुपीज, है ना। ठीक, ये बात समझ रहे ना। अब स्टेबलाइज करने का क्या मतलब होता है कि अगर 15 रुपीज इस पेन की प्राइस जा रही है, ये मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करने के बाद ये वापस 10 पे आ रहा है। और अगर 5 रुपए जा रहे हैं इसकी वैल्यू, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी वापस आने के बाद ये सीधे 10 रुपीज पे लाते हैं, इस 5 रुपीज को 10 रुपीज पे लाते हैं। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी खाली और खाली हम इन्फ्लेशन के टाइम पे ही इस्तेमाल नहीं करते, हम रेगुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्टली हमारे कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रहा है, डिफ्लेशन की तो बात ही नहीं है कभी। ये बस कंसेप्ट है, डिफ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन हमेशा ज्यादा होता है, तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी टारगेट करता है इन्फ्लेशन को। अब कैसे करता है? अभी सर इतना क्या होता है इसमें, इस पॉलिसी में इतना होता क्या है कि जिससे हमारी इन्फ्लेशन कम होती है, मैं आपको समझाऊंगा। देखो इस मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है, इस मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ हथियार है। देखो ये कुछ हथियार है, ठीक है, कुछ हथियार इसके पास है जिसकी वजह से ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं। मैं अभी नाम लूंगा इन्फ्लेशन का, क्योंकि मैंने इधर पे समझाया आपको कि हम इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं इससे। ये मनी सप्लाई को हम ये ना, इसको टारगेट कैसे करते हैं, इसके लिए इसके पास कुछ हथियार होते हैं जिनको हम टूल्स बोलते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, जो भी आप बोलना पसंद करेंगे। ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं किसके? मॉनेटरी पॉलिसी। ये तो खुद एक पॉलिसी है। अब इसके पास कुछ हथियार है, उन हथियारों को, उन टूल्स को, उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके ये प्राइसेस को रेगुलेट करेगा। काम तो इसका है ना कि रेगुलेशन करना, प्राइसेस को रेगुलेशन करना, स्टेबलाइज करना। अभी कैसे करती है? देखो इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। एक तो पढ़ना है रेपो रेट, ये एक टूल है। दूसरा टूल है हमारा बैंक रेट। तीसरा टूल है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और चौथा टूल है हमारा करंट कैश रिजर्व रेशियो। और फिफ्थ टूल अगर मैं बात करूं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसको हम SLR बोलते हैं। और उसके बाद मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। ये 5-6 चीजें हम इसमें पढ़ेंगे, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगी कि मॉनेटरी पॉलिसी इंपैक्ट कैसे करती है, ठीक है ना, इकोनॉमी में, ठीक है ना। अभी हम आते हैं अपनी रेपो रेट पे, ठीक है। तो चलिए हम अब पहले बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टूल पे, जो कि मॉनेटरी पॉलिसी में इस्तेमाल होता है, वो है रेपो रेट। रेपो रेट, ठीक है। देखो क्या होता है, मसला इस तरह होता है कि ये जो मैंने बताया कि हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे इन्फ्लेशन टारगेट करके, ठीक है ना। इन्फ्लेशन अभी हो रही है, हम कंसिडर करेंगे मार्केट में इन्फ्लेशन हो रही है, तो क्या होता है देखो, रेपो रेट क्या है। अब ये आरबीआई है और ये कोई भी कमर्शियल बैंक है, लाइक SBI ले लो, आप JK बैंक ले लो। ये कमर्शियल बैंक है, ये रिजर्व बैंक है, ठीक है ना। रिजर्व बैंक क्या करता है? रिजर्व बैंक प्रोवाइड करता है लोन कमर्शियल बैंक्स को, ये आपको पता है, ठीक है ना। अब ये जो लोन प्रोवाइड कर रहा है ना, ये कुछ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना, कुछ इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगा। उस इंटरेस्ट की जो रेट होगी वो होती है रेपो रेट। लाइक अगर आरबीआई
SBI या JK बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक हो उसको 100 रुपीज लोन दे रहा है, तो अगर उस टाइम की रेपो रेट 5% है तो मैं ये मान के चलता हूं कि जब JK बैंक या कमर्शियल बैंक RBI को वापस से पैसा करेगा, क्योंकि ये तो लोन दे रहा है, वापस तो पैसा करना है ना, जब JK बैंक या कोई भी कमर्शियल बैंक वापस लोन करता है वो 5% इंटरेस्ट रेट पे वो लोन वापस देता है, ठीक है ना। अब 5% इंटरेस्ट रेट पे जब देगा उसको कितना पे करना पड़ेगा, 105 रुपीज, ठीक है ना। ये होता है हमारा रेपो रेट। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो रेपो रेट है ना ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है। शॉर्ट टर्म पीरियड, वो शॉर्ट टर्म पीरियड कितना है सर, वो अराउंड 14 डेज होता है। 14 डेज तक ये RBI लोन देता है JK बैंक को, ठीक है ना, या SBI को, कमर्शियल बैंक को। RBI लोन लैंड करता है टुवर्ड्स कमर्शियल बैंक फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम अराउंड 14 डेज या मैक्सिमम 1 ईयर, ठीक है ना, मैक्सिमम 1 ईयर, कि 1 ईयर तक आपको देना ही देना है। 14 डेज के लिए देते हैं लेकिन फिर बोलते हैं कि नहीं 1 ईयर तक भी चलेगा। ये होता है शॉर्ट टर्म पीरियड, ठीक है ना। मतलब ये आपको याद रखना ही रखना है कि रेपो रेट वो रेट है, वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे RBI बैंक को लोन देता है, कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है, वो भी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। और दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये MCQ पॉइंट्स है, ठीक है ना, ये तभी मैं अलग से बता रहा हूं, ये MCQ पॉइंट्स है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये कोलेटरल रखते हैं अपने पास। सर कोलेटरल क्या होता है? सर कोलेटरल होता है अगर हम कहीं पे लोन लेने जाते हैं ना, हमें उधर पे कुछ गिरवी रखना पड़ता है ना पहले। अगर हम गिरवी रखते हैं तो तभी लोन हमें प्रोवाइड किया जाता है। इसी तरह जो RBI है वो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को, लेकिन कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि भाई तुम मुझे पहले पहले कुछ गिरवी रखो। तो कमर्शियल बैंक्स गिरवी क्या रखते हैं, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखते हैं। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होते क्या है, देखो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी गवर्नमेंट के द्वारा मतलब प्रोवाइड की जाती है। ये क्या होता है, लाइक अगर ये पेन है, इसको आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी मान के चलो। ये RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटी बनाता है, बोलता है कि इस पेन का वैल्यू 1000 रुपीज है। लेकिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, अगर मैंने आपको बताया कि कोई भी एसेट होगा, मनी के बगैर कोई भी एसेट होगा, उसकी लिक्विडिटी कम होती है। ये देखो क्या होता है, जब RBI को मतलब पैसे सक करने, इकोनॉमी में इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, तो RBI ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करने से क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी लोगों के पास आती है, पैसा RBI के पास जाता है, तो मतलब मनी सप्लाई कम होती है। अब ये गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जो इनके पास है ना, ये कभी भी वापस जाके RBI को बेच सकते हैं और RBI इनको इन सिक्योरिटीज का वैल्यू बराबर वापस देगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इसी तरह जब RBI लोन प्रोवाइड करता है ना बैंक्स को, तो इन बैंक्स को बोलता है एक तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए है, दूसरा आप मुझे कोई कोलेटरल दो। तो SBI क्या करता है, SBI इनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखता है एज कोलेटरल, ठीक है। तो कोलेटरल हम इसमें रखते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर पे। और अगर मैं इंडिया की बात करूंगा, 2022 की अगर मैं बात करूंगा, तो रेपो रेट है 6.2%, 6.25%, ठीक है ना। ये क्या मतलब हुआ कि अगर RBI बैंक्स को लोन देता है तो वो एक तो देगा 6.25% पे, ठीक है ना, दूसरा क्या देगा शॉर्ट टर्म पीरियड पे, तीसरा क्या देगा कोलेटरल पे। ये बात आपको याद रखनी है। इनमें से डेफिनेटली MCQ आता ही आता है। और आप अगर देखोगे लास्ट ईयर पेपर्स, उसमें से भी आप देख सकते हैं कि आए हुए हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करेंगे, हमने बात की रेपो रेट की कि RBI दे रहा था, RBI की बात मैं कर रहा हूं, RBI दे रहा था कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन इसमें क्या होता है कि देखो पहले मैं बताऊंगा कि अब इससे फायदा क्या हुआ, रेपो रेट से क्या फायदा हुआ। देखो रेपो रेट के क्या फायदा होता है, जब हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं ना, मॉनेटरी पॉलिसी में हम पढ़ते हैं ना रेपो रेट से क्या होता है कि अगर मैं अब ये रेट, अगर 6.25 मेरी रेट है, अभी मैं रेपो रेट लगाता हूं 6.25% और RBI को लोन देता हूं। अब RBI क्या करता है, RBI लोन किसको देता है इन रिटर्न, अब दे तो कस्टमर्स को देगा ना, कस्टमर्स और पब्लिक लिखूंगा मैं इधर पे, ये आई एम सॉरी मैं गलत लिख रहा हूं, आई एम सॉरी। RBI लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स लोन दे रहे हैं पब्लिक को। ये ठीक है ना, ये आपको समझ रहे हैं ना। अगर आपको लोन चाहिए आप RBI के पास नहीं जाते, आप कमर्शियल बैंक के पास जाते हैं। चाहे JK बैंक के पास जाएंगे आप, चाहे आप स्टेट बैंक के पास जाएंगे, किसी भी एक कमर्शियल बैंक से आप लोन लेंगे। अब क्या करता है, RBI लोन देता है कमर्शियल बैंक को, किस प्राइस पे, 6.25% एग्जांपल। लेकिन ये कमर्शियल बैंक क्या करता है, ये पब्लिक को किस परसेंटेज पे लोन देता है, वो देता है लाइक 8%, ठीक है ना। अब अगर ये 6.25% पे लोन दे रहा है कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स अपना फायदा जोड़ रहे हैं और ये 8% दे रहे हैं पब्लिक को। अब RBI क्या करता है, जब इन्फ्लेशन होती है, जब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है कि जब इन्फ्लेशन मार्केट में ज्यादा पैसे हो रहे हैं, तो RBI ये 6.2% जो ये रेपो रेट है ये ज्यादा करता है, लाइक ये 10% करेगा। अब इसने 10% किया। अब अगर RBI ने 10% लोन दिया
कमर्शियल बैंक को। अब कमर्शियल बैंक पब्लिक को कितने परसेंट पे लोन देगी? वो तो ऑब्वियसली 15% पे देगी, ज्यादा ही देगी। तो जब 15% पे लोन मिल रहा है पब्लिक को, तो पब्लिक क्यों लेगी? क्योंकि परसेंटेज ज्यादा है। अगर आपको लोन लेना होगा, घर में लोन लेना होगा, हम पहले देखते हैं कि कहां कौन सा बैंक कम परसेंटेज पे देता है, कौन सा लोन हमें कम परसेंटेज पे मिल रहा है, वही हम लोन लेंगे। अब अगर हर कोई लोन की वैल्यू बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रही है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो इस इंटरेस्ट रेट पे जब लोन आपको प्रोवाइड किया जाता है तो लोन उस टाइम पे ऑब्वियसली लोग नहीं लेते हैं। जब लोन नहीं लेते हैं तो फ्लो जो होता है ना इकोनॉमी में जो फ्लो होता है ना, करेंसी का, कैश का, मनी का फ्लो जो होता है ना, वो कम होता है। मनी का फ्लो जब कम होगा, देखो क्या होगा। अब मैं इधर पे बताऊंगा कि इससे क्या होगा। लोन्स होंगे कॉस्टली। अब लोन्स कॉस्टली हो गए, उससे सर क्या फर्क पड़ता है? उससे सर ये फर्क पड़ता है कि लेस मनी होगा वो लोगों के पास, ठीक है ना। क्योंकि मैंने इधर पे समझा कि लोन नहीं लेंगे लोग। लेस मनी जब होगा तो उससे क्या होगा, डिमांड लेस होगी। क्योंकि हमने उधर पढ़ा था मोनेस्ट्रिक स्कूल ऑफ थॉट में कि डिमांड से क्या होता है, डिमांड से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ती है। फिर मोनेस्ट्रिक स्कूल ऑफ थॉट में हमने पढ़ा था कि जितने पैसे ज्यादा लोगों के पास होंगे उतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको वीडियो देखे पहले। तो यहाँ पे अगर जब डिमांड बढ़ती है, लोगों के पास जब पैसे कम आएंगे, डिमांड भी कम होगी, ठीक है ना। जितने ज्यादा पैसे होंगे उतनी ज्यादा डिमांड होगी। अब अभी पैसे कम है लोगों के पास, मतलब डिमांड भी लोग कम करेंगे। अब जब डिमांड लोग कम करेंगे तो क्या होगा कि इन्फ्लेशन कम होगी। ये हमने समझा ना, ये हमने पिछले वीडियोस में समझा है। तो ये है हमारा रेपो रेट का कंसेप्ट। अब अगर हम बात करेंगे रिवर्स रेपो रेट की, रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि ये अभी आरबीआई है, ये अभी कमर्शियल बैंक है। अभी पहले तो रेपो रेट में आरबीआई देता था कमर्शियल बैंक को, लेकिन इस टाइम पे क्या हो रहा है, ये सेम है, रिवर्स रेपो रेट सेम है, लेकिन कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर रहा है आरबीआई को लोन। एक्चुअली आरबीआई को पैसे जरूरत नहीं होती। आरबीआई तो वो यूनिट है जो पैसे बनाता है, उनको क्या पैसों की जरूरत है, आप ये नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आरबीआई को पैसे जरूरत है। आरबीआई ये मनी सक करना चाहती है, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है। अगर मार्केट में पैसे ज्यादा हो रहे हैं तो आरबीआई सक करना चाहती है वो मनी कैसे सक करेगी, वो रिवर्स रेपो रेट लगाती है। रिवर्स रेपो रेट आर में बताऊंगा, ये आप नोट डाउन कीजिए। रिवर्स रेपो रेट वो रेट होती है जिससे आरबीआई लोन लेता है कमर्शियल बैंक से। और अगर मैं बात करूं इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या बनते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहला ये कि ये जो रिवर्स रेपो रेट है ये ऑलवेज कम होती है रेपो रेट से। वो क्या मतलब होता है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर आरबीआई रेपो रेट की अगर मैं बात करूंगा, रेपो रेट मैंने बताई थी 6.25% है, लेकिन जब रिवर्स रेपो रेट की बात होती है ना, वो यूजुअली उससे हाफ ही होता है, इससे कम होता है। लाइक अगर मैं 2022 की बात करूंगा, अभी का जो रिवर्स रेपो रेट है वो है 3.35%, ठीक है ना। मतलब कि अगर आरबीआई बैंक से लोन ले रहा है ना, वो उनको किस परसेंटेज पे आरबीआई लोन ले रहा है, 3.35%। जब दे रहा है वो दे रहा है 6.25%। तो ये बात आपको याद रखनी है, दैट रिवर्स रेपो रेट इज ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट, ठीक है ना, ऑलवेज लोअर देन रेपो रेट। ये बात आप याद रखिएगा। और दूसरी बात क्या है, जैसा कोलेटरल उसमें भी था, इधर भी जो आरबीआई को कोलेटरल रखना पड़ेगा एज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आरबीआई को भी कोलेटरल रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक्स के पास। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। तो इससे हमारा खत्म हो जाता है एक तो रेपो रेट, दूसरा रिवर्स रेपो रेट। अब हम बात करेंगे बैंक रेट की। अब ये जो बैंक रेट होती है ना, बैंक रेट क्या है, बैंक रेट होती है सेम एज रेपो रेट, रेपो रेट मतलब फर्क क्या है, बट फर्क क्या है सर, फर्क ये है कि आरबीआई जो लोन दे रहा है ना बैंक्स को, वो लॉन्गर टाइम पे दे रहा है। मतलब आरबीआई इधर पे लोन प्रोवाइड कर रहा है बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। लेकिन ये जो लोन दे रहे हैं ना, ये क्या दे रहे हैं, लॉन्गर टाइम पे। उधर पे मैंने बताया शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, 14 डेज या आप 1 ईयर भी मान के चलो, ये है शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन बैंक रेट में क्या होता है, बैंक रेट में जो टर्म है लोन की, जो प्रोसेस होती है लोन की, वो मतलब टाइम ज्यादा टाइम के लिए प्रोवाइड किया जाता है। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करता है। किस रेट पे, उस रेट को हम बोलेंगे बैंक रेट, ठीक है ना, बैंक रेट। अभी बैंक रेट क्यों ज्यादा टाइम पे होती है, और मैं अगर बात करूं बैंक रेट की, बैंक रेट रेपो रेट से ज्यादा होती है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। जब हम रेपो रेट की बात करते हैं, रेपो रेट 6.2% अगर है, तो जो बैंक रेट होगी, बैंक रेट उससे ज्यादा होगी, क्योंकि ये तो 14 डेज में ही वापस आने वाला है ना। यूजुअली जो रेपो रेट है उस पर जब लोन प्रोवाइड किया जाता है तो वो लोन 14 डेज में ही वापस करना पड़ता है, कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई को देना पड़ता है वापस इन 14 डेज। लेकिन अगर मैं इधर पे बैंक रेट की बात करूं, बैंक रेट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोन प्रोवाइड करती है। जितना लॉन्गर पीरियड के लिए टाइम के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जितना आरबीआई लोन प्रोवाइड करेगा कमर्शियल बैंक्स को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उतना ही वो इंटरेस्ट ज्यादा लेगी।
है कि नहीं? तो ये भी आपको याद रखना है कि बैंक रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेपो रेट। ठीक है, ये सारे अगर आप देखोगे, मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूं, आपको नहीं पता होगा तो पीडीएफ पे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। ये नोट्स नहीं, मैं हैंडमेड नोट्स प्रोवाइड करता हूं जिससे आपको खाली पढ़ना है, इधर पे मैं बस आपको चीजें समझाता हूं। तो अब आते हैं हम अपने और एक कंसेप्ट पे। ठीक है, और एक कंसेप्ट क्या है, वो है SDF। ठीक है ना, SDF का मतलब है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। अब ये क्या है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, वो होता क्या है? देखो मैं इस तरह समझाता हूं, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है। अब क्या होता है, जब इन्फ्लेशन, मैंने बताया हम इन्फ्लेशन टारगेट करें, इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है तो ये जो कमर्शियल बैंक है ना, इसमें पैसा भी ज्यादा है। ठीक है, पैसा ज्यादा है इसमें, तो आरबीआई क्या करता है, सीबीआई ये कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि आप जो अपना ये आपके पास जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस जो आपके पास मनी है ना, वो आप मेरे पास रखो। ठीक है, वो आप मुझे दे दो। ठीक है ना, मैं आपको उसके बदले में इंटरेस्ट दूंगा। ठीक है ना, अब ये कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा है, ये लोगों को क्यों दे रहा है? क्योंकि लोग इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं वापस। ठीक है ना, लोग इसको इंटरेस्ट दे रहे हैं। आरबीआई बोलता है कमर्शियल बैंक्स को कि आप जो लोगों में पैसा बांट रहे हैं, आप ये लोगों में पैसा बांटना बंद कर दे, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो रही है। आप अभी एक काम करें, आप ये पैसा जो आपके पास एक्सेस पैसा है वो आप मुझे दें। तो कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड करते हैं आरबीआई को पैसा ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, आरबीआई इनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर देता। लेकिन अब जो मैंने अभी बताया आपको रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट तो यही है ना, लेकिन इसमें फर्क क्या है? लेकिन इसमें फर्क यह है कि इसमें कोलेटरल की जरूरत नहीं पड़ती है। इस वक्त पे आरबीआई कोलेटरल यूज नहीं करता है, कोई भी कोलेटरल प्रोवाइड नहीं करता है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट में भी सेम यही होता था, लेकिन उसमें क्या होता है कि आरबीआई को प्रोवाइड करना होता था कोलेटरल, किसको? कमर्शियल बैंक्स को। लेकिन इधर पे अगर हम स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करेंगे, यहां पे इंटरेस्ट रेट देता है आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप लोगों में पैसे बांटना बंद कर दो, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गई है। अगर आप और पैसे बांटना शुरू करोगे तो इन्फ्लेशन हद क्रॉस कर देगी। ठीक है, गैलोपिंग इन्फ्लेशन में चली जाएगी। लेकिन वो उनको बोलता है कि आप ये काम करो, एक्सेस पैसा जो भी आपके पास है वो आप मुझे दे दो। ठीक है, देता है कमर्शियल बैंक्स आरबीआई को पैसे, आरबीआई इसको इंटरेस्ट वापस देता है, लेकिन कोलेटरल नहीं देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि जब ना स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी और रिवर्स रेपो रेट में डिफरेंस क्या है? खाली एक कोलेटरल की डिफरेंस है। और अगर मैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की बात करूंगा 2022 की, तो ये है 6.00%। ठीक है ना, मतलब क्या है कि 6% इंटरेस्ट रेट पे आरबीआई जो एक्सेस पैसा है बैंक से वो उनसे लेता है। ठीक है ना, तो आई होप कि स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट आपको समझ आ रहा होगा। तो हम अगले एक टूल पे आते हैं। अगला जो टूल है हमारा वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। जस्ट अ मिनट, मैं इधर पे लिखूं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते क्या है? देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में बात होती है रिगार्डिंग सेलिंग और परचेजिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। वो क्या होता है? देखो मैंने आपको बताया आरबीआई के पास क्या है, इसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या है? ये लेसर लिक्विड फॉर्म में है, लेसर लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है ना, अब क्या होता है, जब इकोनॉमी में पैसे ज्यादा होते हैं, एक्सेस पैसे इकोनॉमी में, मतलब कि इन्फ्लेशन है। ठीक है, इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन है, तो आरबीआई क्या करता है? आरबीआई स्टार्ट करता है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करना एट लोअर प्राइसेस। समझ लेना बात को। आरबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मतलब मैं आरबीआई हूं, मेरे पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मैं ये प्रोवाइड करता हूं मार्केट में कि जाओ आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेरी ले लो, आप अभी ये 1000 रुपीज में ले लो, तो बाद में क्या होगा, मैं आपसे ये 1100 या 1200 या 1500 में लूंगा। ठीक है ना, तो लोग क्या करते हैं, लोग इस जो ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये लेते हैं प्राइसेस के बदले। उससे क्या होता है, देखो लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मतलब लिक्विडिटी इकोनॉमी में ज्यादा है। अब मैं ये जो मैं बता रहा हूं, बात कर रहा था गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की, ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लोगों में प्रोवाइड कर रहा हूं, इसके बदले में क्या कर रहा हूं, सक कर रहा हूं मैं मनी, लेकिन प्रोवाइड क्या कर रहा हूं, मैं तो एक्चुअल एक वैल्यू दे रहा हूं ना। अगर किसी के पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा है, मैं उससे 100 रुपीज लेता हूं, आरबीआई उससे 100 रुपीज लेता है, लेकिन उसको उसके बदले में एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी देता है जिसकी वर्थ 100 से ज्यादा है। उससे क्या फर्क पड़ता है कि जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी किसी के पास आती है, वो आने वाले टाइम में उसको 1500 में भेजेगा जब आरबीआई उसको लेने की बात करेगा।
एक टाइम आता है आरबीआई अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल क्यों करता है? क्योंकि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होता है। जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम दामों में एक इकोनॉमी में सेल करना स्टार्ट करता है तो इकोनॉमी में मनी सक हो जाती है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी रह जाती है। तो आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी की लिक्विडिटी कम है तो मतलब इन्फ्लेशन डेफिनेटली कंट्रोल होगी। लेकिन फिर ये आरबीआई क्यों सस्ते दामों में बेचता है? ठीक है ना, ये सस्ते दामों में बेचता है ना, उसके बाद ये क्यों लेता है? जब ये वापस लेता है ना, अगर इसने अभी 100 रुपीज में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दी, फिर ये वापस क्यों 150 रुपये में यही सिक्योरिटी लेगा? क्योंकि ये उस वक्त लेगा जब डिफ्लेशन की बात होगी। अभी एक टाइम आ रहा है कि इकोनॉमी में पैसा बहुत कम है, अब आरबीआई को इंजेक्ट करना है मनी। वो इंजेक्ट कैसे करेगा? वो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज सेल करेगा, लोगों में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। कितने में? अगर उसने 100 रुपीज में लिए थे तो अब वो उसको 150 रुपीज देगा। सपोज टू बी इन्फ्लेशन हो रही है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिक गई 100 रुपीज में। अब एक टाइम आ गया डिफ्लेशन हो गई, लोगों के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, लोग जाते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचने। जब ये लोग जाते हैं इनको 150 मिलता है इसके बदले में वापस। गवर्नमेंट सिक्योरिटी से फायदा यही होता है कि इन्फ्लेशन के टाइम पे ये सक करते हैं मनी और डिफ्लेशन के टाइम पे ये इंजेक्ट करते हैं मनी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो ये होते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस जो कि आरबीआई करता है। उसके बाद हमारे कुछ लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स है, इसमें से आता है हमारा सीआरआर एंड एसएलआर। ये दो चीजें हम पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारी मॉनेटरी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। तो अभी जो हम फोर्थ टूल अपना पढ़ेंगे, 3 हमने खत्म किए, फोर्थ टूल हम अपना पढ़ेंगे जो कि है लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। आप ये हैंड राइटिंग डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नोट्स आपको प्रोवाइड की जाएंगी। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, अब ये क्या है? देखो, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में हमारे 2 रिजर्व्स आते हैं। ये रिजर्व्स क्या आते हैं मैं आपको समझाऊंगा। एक तो आता है हमारा सीआरआर, दूसरा आता है हमारा एसएलआर। क्या है ये बात? क्या है? देखो मैं आपको पहले बैंक्स का थोड़ा सा एक प्रोसीजर बताता हूं। देखो बैंक्स में क्या आता है कि देखो ये बैंक है, इसमें पैसे जमा हो रहे हैं। पैसे जमा कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। इसमें पैसे जमा कर रहे हैं मतलब डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है ना। अब ये बैंक क्या कर रहा है? ये लोगों में पैसे बांट रहा है, मतलब लोन दे रहा है, ठीक है ना। अब ये बैंक किस हिसाब से लोन देगा, कैसे लोन देगा? देखो क्या होता है, अगर मान के चलो अभी इन्फ्लेशन है, लोग, बैंक को क्या करना है? बैंक को यह करना है कि लोगों में पैसे नहीं देने हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी ज्यादा है ना। तो बैंक क्या करता है कि इस पे ये हर एक बैंक पे लगती है, ये हर एक कमर्शियल बैंक पे लगती है। कौन कौन सी? मैंने बात की सीआरआर की और एसएलआर की। ये क्या है? देखो मैंने बात की इधर पे लोग बैंक्स में पैसा जमा कर रहे हैं, लोगों के पास पैसा ज्यादा है, ठीक है ना। अब जब लोग बैंक्स में पैसा जमा कर रहे हैं, यही बैंक ये लोन प्रोवाइड कर रहा है अपनी इंटरेस्ट पे, ठीक है ना। ये बात तो आप समझ गए होंगे। लेकिन ये जो पैसा जमा कर रहे हैं ना, ये 2 फॉर्म्स में होते हैं, एक टाइम लाइबिलिटीज, दूसरा डिमांड लाइबिलिटीज, ठीक है ना। जिसको क्या मैं बताऊंगा, ये तो बैंकिंग में आता है, उस टाइम पे आपको अच्छे से समझेगा। लेकिन रफली अगर मैं आइडिया दूं, टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज की, टी&डी लाइबिलिटीज बोलते हैं इनको ये होते क्या? टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज क्या है? मैंने पैसे जमा किए बैंक में, मैंने उनको बोला कि मुझे, मतलब मैंने जमा किए ना पैसे, मैं उधर से गया एटीएम पे मैंने निकाले, इसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी। डिमांड लाइबिलिटी मतलब मैंने पैसे जमा किए, मैं जब चाहूं मैं वापस निकाल सकता हूं, इसको बोलते हैं डिमांड लाइबिलिटी। टाइम लाइबिलिटी में आते हैं हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अगर आपको पता होगा, अगर मुझे कल मेरी बेटी की शादी है, 20 साल बाद शादी होगी, मैं आज कुछ अमाउंट जमा कर रहा हूं बैंक में एज फिक्स्ड डिपॉजिट, उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगेगा, मुझे 20 सालों के बाद वो पैसा मुझे वापस मिलेगा। अगर मैंने इधर पे 1 लाख रुपया मैं जमा कर रहा हूं, मुझे उस टाइम पे 1.5 लाख रुपया मिलेगा, लेकिन मुझे उस टाइम पे फिक्स करना है अपने वैल्यू को। 1 लाख जो मैं जमा कर रहा हूं, वो मैं 20 सालों के लिए जमा कर रहा हूं। तो ये वो होती है टाइम लाइबिलिटीज, और डिमांड लाइबिलिटीज होती है जो मैं एक साइड से दो बैंक को, दूसरी साइड से लो। तो ये जो डिपॉजिट जमा होती है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज, क्योंकि लोग जमा कर रहे हैं या तो फिक्स्ड टाइम के लिए करेंगे या तो डिमांड के लिए करेंगे, इन्हीं को बोलते हैं टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज। ये बैंक के पास जमा होती है। अब बैंक क्या करता है, इनको ये टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज को मैं बोलूंगा डिपॉजिट्स। अब बैंक अपने डिपॉजिट्स को लोन में प्रोवाइड करता है, लेकिन ये क्या लोन में सारा प्रोवाइड करता है? अगर लाइक 100 रुपीज मेरे पास टोटल टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज है, मतलब बैंक के पास अभी 100 रुपीज डिपॉजिट है, तो ये क्या 100 रुपीज डिपॉजिट करेगा, 100 रुपीज लोन में प्रोवाइड करेगा? यहां से लोन मांग रहे हैं लोग, ये 100 रुपीज ये सारा लोन में डिवाइड नहीं कर सकता, ये प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये जो पूरा 100 रुपीज मैंने इधर पे दिखा, ये लोन ये ना प्रोवाइड नहीं कर सकता पूरे 100 रुपीज का। तो क्यों नहीं कर सकता सर? इन पे 2 रिजर्व्स लगती है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को बोलता है कि भाई देखो, अगर आपके पास 100 रुपीज है, आपके पास टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज का वैल्यू 100 रुपीज है, अगर आप ये 100 रुपीज
मार्केट में डालोगे तो उससे होगा क्या कि आपके पास नहीं बचेगा कुछ। कल को अगर आपको और जरूरत पड़ी पैसों की, आपके पास क्या रहेगा? आपके पास कुछ होगा नहीं। बैंक करप्ट हो जाएगा ना, बैंक करप्सी जिसको बोलते हैं, बैंक करप्सी की सिचुएशन आ जाएगी ना उधर पे। तो उस टाइम पे क्या होता है कि आरबीआई बैंक्स को बोलता है कि आप ना आई काम करो, सीआरआर अपने पास रखो, एसएलआर अपने पास रखो। वही चीजें हम अपने आपको समझाएंगे कि सीआरआर होता क्या और एसएलआर होता क्या। पहले हम डिस्कस करेंगे सीआरआर। हमारा का मतलब होता है कैश, ये दोनों रिजर्व्स है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला कि 100 रुपीज सारा का सारा ये लोन नहीं दे सकते लोगों को, इनको कुछ रिजर्व करना है। वो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? आरबीआई बोलता है कि आरबीआई ऊपर से दूर बैठा है ना, बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है, बैंक को बोल रहा है, बैंक भाई तू मेरी बात सुन, अगर तेरे पास 100 रुपीज आ रहा है ना, तू इसमें से कुछ परसेंटेज मेरे पास रख, ठीक है ना। अगर 100 रुपीज आ रहा है, तू 5% मेरे पास रख, तो 5% आरबीआई के पास जाता है। बैंक के पास कितना बचता है? 95, तू ये लोन में दे, ठीक है ना। ये होता है कैश रिजर्व रेशियो। वो रेशियो जो एक कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है आरबीआई को, किस में से? जिसकी इतनी टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज होंगी, जितने टोटल डिपॉजिट्स एक कमर्शियल बैंक के पास होंगे ना, उसमें से एक रेशियो है जो कि उस कमर्शियल बैंक को देना पड़ता है आरबीआई की तरफ, ताकि वो एज ए फॉर्म ऑफ सिक्योर रहे, ठीक है, उधर पे, ठीक है ना। अब अभी अगर मैं बात करूंगा ना सीआरआर की, इंडिया में 2022 की मैं बात कर रहा हूं, सीआरआर की वैल्यू है 4.50%, है ना। ठीक, इसका मतलब समझ रहे हो ना। तो 4.50%। अब अगर मैं 100 रुपीज में 5% के हिसाब से बात करूं तो 100 रुपीज में 5 रुपीज कमर्शियल बैंक को आरबीआई को देने हैं। लेकिन अगर मैं 100 करोड़ की बात करूंगा ना, उधर पे कमर्शियल बैंक को 5 करोड़ देने हैं आरबीआई को। मतलब आप समझ सकते हैं। अब क्या इससे क्या होता है? इन्फ्लेशन इससे टारगेट कैसे होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में कैसे काम करता है? अब मॉनेटरी पॉलिसी में इस तरह काम करता है कि जो आरबीआई है वो सीआरआर को इंक्रीज कर देता है। सीआरआर को कर दिया 20%, ठीक है ना। अब बैंक को क्या करना है? बैंक के पास 100 करोड़ है अभी, ठीक है ना, 100 करोड़। इसको सीआरआर कितना देना है आरबीआई की तरफ? 20%, वो हो गए 20 करोड़। अब बैंक के पास खाली 80 करोड़ बचे, ठीक है ना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि 20 करोड़ एटलीस्ट कम हो गया ना। तो मार्केट जो यहां पे सप्लाई कर रहे थे ना लोन, ये 80 किस में देना था? ये 80 करोड़ कमर्शियल बैंक पब्लिक को लोन देते। लेकिन जब इस पे फिर और एक लगता है जिसको हम बोलते हैं एसएलआर, वो हम अभी देखेंगे। तो अभी क्या हुआ? जब सीआरआर की वैल्यू बढ़ गई तो बैंक के पास खुद पैसा नहीं बचा। अब अगर सीआरआर की वैल्यू 30% हो जाएगी, 40% हो जाएगी, तो पब्लिक तो कमर्शियल बैंक को लोन देगा ना पब्लिक को उतने महंगे दामों में, जितना उधर से सीआरआर ज्यादा होगा। ये भी एक इंपैक्ट पड़ता है। दूसरा ये इंपैक्ट पड़ता है कि जब हम एसएलआर की बात करेंगे ना, जैसे मैंने बोला कि सीआरआर वो रेशियो है टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का, जो कि कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है आरबीआई के पास। लेकिन इधर पे क्या बात करते हैं एसएलआर की? एसएलआर में होता है कि जो कमर्शियल बैंक है ना, उनको अपने ही पास रखना पड़ता है कुछ पैसा। कमर्शियल बैंक के पास रखता है, दूसरे नहीं, अपने के पास। अगर जेके बैंक है, जेके बैंक के ही पास ये रखता है कुछ पैसा। ये रेशियो ज्यादा होता है 20%। अब 100 करोड़ है मेरे पास। अब 100 करोड़ है टोटल टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज, ठीक है ना। अब इस पे क्या क्या इंपैक्ट होगा? एक तो सीआरआर होगा और एसएलआर होगा। सर सीआरआर मेरा है 20%, एग्जाम्पल। एसएलआर मेरा है 40%, एग्जाम्पल। अगर मैं बात करूंगा 100 करोड़ मेरे पास टोटल है, 20% और 40% सीआरआर और एसएलआर मिला के बनते हैं 60%, जो कि हमारा बनता है 60 करोड़। तो 100 करोड़ में से बैंक को, जो कमर्शियल बैंक के पास अभी है 100 करोड़, इस टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज का 100 करोड़ है अभी बैंक के पास, ये इसमें से क्या काम करते हैं? 60 करोड़ इसको रिजर्व रखना पड़ता है। 20 करोड़ रिजर्व रखने पड़ते हैं इन द फॉर्म ऑफ सीआरआर, कमर्शियल बैंक आरबीआई को देना पड़ता है, और 40% इसको अपने पास रखना पड़ता है। उसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है ना। ये दोनों रेशियो उनको अपने पास रखने पड़ते हैं। बचा क्या बैंक के पास? 60 करोड़ गए 100 करोड़ में से, उधर पे 40 करोड़ ही बचे जो कि ये लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही वैल्यू जब ज्यादा होंगे, यही वैल्यू जो ये कंट्रोल करता है, ये सीआरआर और एसएलआर की दोनों की वैल्यू ना, ये आरबीआई कंट्रोल करता है। सीआरआर का मतलब कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर का मतलब है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये दोनों रेशियोज आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई चाहे तो इन वैल्यूज को कम कर सकता है, आरबीआई चाहे तो इन वैल्यूज को ज्यादा कर सकता है। अब ये कम ज्यादा कब करता है? जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगी, जब मार्केट में पैसे ऑलरेडी ज्यादा होंगे, तो कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर को दोनों को ज्यादा किया जाता है, क्योंकि कैश और लोन्स नहीं दे पाए, कमर्शियल बैंक्स और लोन्स ना प्रोवाइड करे अपने कस्टमर्स को, तो उससे वो इन्फ्लेशन को टारगेट करते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं।
अब अगर डिफ्लेशन की बात होगी तो इन्हीं वैल्यूज को ये कम करेंगे, इन्हीं वैल्यूज को जब कम करेंगे तो आरबीआई के पास पैसा ना, कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज्यादा आएगा। आई होप कि आपको बोथ ये दो रिजर्व्स है, ये किस में आते हैं, मैंने आपको बताया था अभी, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, ये दोनों इसी में आते हैं। एक है हमारा सीआरआर, दूसरा हमारा एसएलआर, दोनों आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हमारा है लास्ट टूल। लास्ट टूल के इधर पे 2 लाइन पेजेस खत्म हो गए, आई एम सॉरी, इधर पे मैं कॉपी पे ही लिखूंगा। अब हमारा है लास्ट, जो कि हमने 5th मैंने उधर पे पहले मेंशन किया था, वो क्या है, मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है, देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है। मार्जिन रिक्वायरमेंट है, अगर आप लोन लेते हो, अगर ये कमर्शियल बैंक एक है, आप इसके पास जाते हो, आप इसको बोलते हैं मुझे लोन दो, बैंक आपको लोन देता है, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक आपको बोलता है कि आप मुझे, अगर मैं 100 करोड़ का लोन, सॉरी हमें का 100 करोड़ देगा, 10 लाख का लोन देता हूं। कमर्शियल बैंक अगर हमें 10 लाख का लोन देगा, वो मुझे बताता है कि आप एक काम करो, आप एटलीस्ट 20% कुछ मेरे पास रखो, कोई प्रॉपर्टी के कागज मांगता है, कोई व्हीकल अगर किसी के पास होगा, कोई अगर गवर्नमेंट जॉब किसी के पास होगी, उसी हिसाब से 20% बोलता है कि आप मुझे पहले 20% इस 10 लाख का मेरे पास गिरवी रखो। अगर मैंने 10 लाख लोन देना है, मैं इसको देता हूं एक जमीन के कागज देता हूं मैं इसको। तो यही है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स की, जब हमें लोन लेना होगा तो हम उसके बदले में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स उस बैंक के पास रखते हैं। अब क्या करता है, अब आरबीआई बोलता है बैंक्स को कि भाई एक काम करो, आप जो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स है ना, ये बढ़ा दो। क्या मतलब है इसका, कि अगर मैं 10 लाख का लोन अगर आपको 10 लाख का लोन देना है एक कस्टमर को, पब्लिक को आपको 10 लाख का लोन देना है, आप एक काम करो, आप 10 लाख का ना 7 लाख का आप उनसे रिक्वायरमेंट्स लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स लो, ठीक है ना। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स वही चीज होती है जो हमें बैंक को देनी है, जिसके अगेंस्ट हमें बैंक लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। अब जब इसकी मार्जिन रिक्वायरमेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, मैं 10 लाख का लोन ले रहा हूं, बैंक मुझे बोल रहा है कि नहीं आप 10 लाख मेरे पास पहले मार्जिन रिक्वायरमेंट रखो, तो मैं कहां से वो 10 लाख का रिक्वायरमेंट लाऊंगा, जो अगर मेरे पास नहीं है 10 लाख का रिक्वायरमेंट, तो मैं लोन नहीं लूंगा। जब लोन नहीं लूंगा तो इन्फ्लेशन नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी मेरी, उस वजह से भी हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल की जा सकती है, इसको भी कम ज्यादा किया जा सकता है। और अगर मैं नेट बात करूंगा ना इन टूल्स की, इनसे होता क्या है, नेट अगर मैं इन सब की बात करूंगा, इन सब से क्या होता है, इकोनॉमी में मनी कम होती है, मनी कम है, इकोनॉमी में मनी कम की जाती है। इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या होता है, इकोनॉमी में मनी कम की जाती है, और मनी कम होने की वजह से क्या होता है सर, डिमांड कम होती है, ठीक है ना। डिमांड कम होने की वजह से क्या होता है सर, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन जब डिफ्लेशन का टाइम आ रहा है ना, डिफ्लेशन का टाइम, तो डिफ्लेशन पे टाइम की क्या हो रहा है कि इकोनॉमी में पैसे दिए जाते हैं, क्योंकि ये वैल्यूज को कम ज्यादा करके इकोनॉमी में पैसे इंजेक्ट किए जाते हैं। उससे क्या होता है, डिमांड बढ़ जाती है, उससे क्या है, इन्फ्लेशन नहीं होती है, डिफ्लेशन ओवरकम होती है। अभी हमारी डिफ्लेशन चल रही है ना, डिफ्लेशन ओवरकम होती है। तो इन्हीं दो पॉलिसीज, इन्हीं दो चीजों को हम बोलते हैं एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। मैंने इधर पे कुछ पॉइंट्स लिखे, मैं आपको इधर पे दिखाना चाहूंगा। अगर मैंने इधर पे लिखा है एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो क्या है, मनी इज इंजेक्टेड इन द इकोनॉमी। मनी को जब हमें इंजेक्ट करना होगा ना इकोनॉमी में, मतलब एक्सपेंशन करना होगा, मनी का एक्सपेंशन करना होगा, तब हम क्या करते हैं, लोन उसको चीपर बनाते हैं। कैसे, हम सर रेपो रेट को कम करते हैं, उसी तरह जो भी रेट्स है वो हम कम ज्यादा करते हैं, जिस तरह मैंने आपको समझाया। तो जनरली डन इन रिसेशन। रिसेशन क्या है, जब 2 सालों के लिए, 2 क्वार्टर्स के लिए आपका ग्रोथ कम हो रहा है, वो मैंने समझाया पहले लास्ट वीडियो में, मैंने समझाया रिसेशन क्या होता है। ये इकोनॉमिक रिसेशन पे एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम लगाते हैं, और कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी हम कब लगाते हैं, जब जाहिर सी बात है जब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा, तब तो हम मनी सक करने की कोशिश करेंगे ना। मनी इज सकड फ्रॉम इकोनॉमी, कब, इन्फ्लेशन के टाइम पे, और लोन उसको एक्सपेंसिव बनाया जाता है, सारे वैल्यूज को ज्यादा किया जाता है, जिससे मार्केट में पैसे कम जाए। तो ये था हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ये सारा खत्म हो गया। हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, हमने देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी के पास क्या टूल्स है, क्या मॉनेटरी पॉलिसी के पास हथियार है जो इन्फ्लेशन को टारगेट करता है, या जिससे ये स्टेबलाइज प्राइसेस को मार्केट में करता है। आपको आई थिंक आपको ये सारा समझ आ गया होगा। 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, ताकि, क्योंकि ये चीजें मोस्टली भूल जाती है, तो 1-2 बार रिपीट कीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली जेकेएसएसबी, एसएससी हो या यूपीएससी हो, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अगर आ गया, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज लाइक कमेंट कीजिएगा। इससे हमारा यूट्यूब एल्गोरिथम के साथ हमें कोपिंग करना पड़ता है, ताकि हमारी भी कुछ ग्रोथ हो, ठीक है ना। तो हमें हेल्प करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।